हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैं आपकी एजुकेटर रश्मि आज वीडियो लाई हूँ नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स किसे दिया गया है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस साल 2022 में नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया है बेन एस बेनाके को, साथ में डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डिबिंग को। अब इनका नाम कैसे याद रखा जाए, तो एक छोटा सा ट्रिक है। बेन ने फिलिप को क्या दिया? फिलिप को डायमंड दिया। ठीक है, तो ये याद रखें, बेन ने फिलिप को डायमंड दिया। इससे आपको याद रहेगा इस बार का नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि जनरल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों दिया गया ये भी देखते हैं। फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फिनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यों दिया गया और ये जो रिसर्च है वो कितना इंपॉर्टेंट है आज के इकोनॉमिक सिचुएशन में। क्योंकि आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुना होगा, वर्ल्ड बैंक वार्न ग्लोबल रिसेशन इन 2023। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल रिसेशन की बात की है 2023 में। ठीक है, तो 2023 तक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और इसी संदर्भ में ये अवार्ड भी दिया गया है, क्योंकि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है इनके रिसर्च के लिए और ये रिसर्च बहुत मायने रखती है आज के इकोनॉमिक सिचुएशन में। ये अवार्ड दिया गया बेन बेनार्ड के, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डिबिंग को उनकी अंडरस्टैंडिंग और स्टडी के लिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग और स्टडी किस फील्ड में है वो थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो स्टडी की गई है, ये स्टडी की गई है रोल ऑफ बैंक में। ठीक है, किसमें? रोल ऑफ बैंक में इन द इकोनॉमी, यानी बैंक कैसे इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है और अगर फिनेंशियल क्राइसिस होती है और बैंक कोलैप्स कर जाता है तो पूरे फिनेंशियल सिचुएशन में क्या हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्राइसिस को डिफाइन किया गया है, बैंक कैसे इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है और बैंक कोलैप्स होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे भी देखते हैं, आगे रिसर्च इससे रिलेटेड क्या था और क्या इन्होंने बताया है। ये जो पूरा रिसर्च है ये बहुत पहले से हो रहा था, 1980 से इस पे रिसर्च चल रहा था और स्टडी का फाइनल जो आउटपुट आया उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, बेन बेनार्ड के, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डिबिंग। बैंक कोलैप्स, यानी जब बैंक क्लोज हो जाएगा तो फिर आम आदमी पे क्या असर होगा। ठीक है, तो बैंक के कोलैप्स होने पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी इसको इन्होंने हाईलाइट किया और ये भी बताया कि बैंक जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक पिक्चर है, इंडिकेटर है। अगर किसी कंट्री का बैंक फेल हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे पूरी हाईलाइट किया गया है। हम लोग सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी कंट्री के एक फेडरल बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है और सेंट्रल बैंक बहुत ही मायने रखती है। अगर वो कोलैप्स कर जाएगा तो पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने पूरी रिसर्च की। चलिए इनके रिसर्च को देखते हैं और ये भी बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है 2023 में ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। देखिए, अगर हम फिनेंशियल क्राइसिस के टाइप के बारे में जानें तो बहुत सारे टाइप के फिनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जैसे कि करेंसी क्राइसिस। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन जो कि हुआ था इंडिया में। डीमोनेटाइजेशन के कारण क्या हुआ था? नोटबंदी के कारण पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो गई थी। हमारे पास पैसे होते हुए उस पैसे का वैल्यू नहीं था और हम ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते थे, तो वो भी एक फिनेंशियल क्राइसिस का रूप है। उसके अलावा बैंकिंग क्राइसिस जो कि इस पूरे वीडियो में बताया गया है और इसी पे इन्होंने हाईलाइट किया है ये तीनों नोबेल प्राइज़ विनर। उसके अलावा डेट क्राइसिस, जी हाँ, अगर कंट्री का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? ये है एग्जांपल श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका के केस में क्या हुआ? श्रीलंका के केस में डेट क्राइसिस हुई है क्योंकि श्रीलंका का जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इवन वर्ल्ड बैंक और IMF भी इनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो डेट क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रहा है। साथ में सडन स्टॉप क्राइसिस। अब ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सडन स्टॉप क्राइसिस? ये होता है कैपिटल फ्लो क्राइसिस, यानी कंट्री के पास कैपिटल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कैपिटल नहीं है ताकि वो कंट्री में इन्वेस्ट कर सकें।
और यही प्रॉब्लम श्रीलंका फेस कर रहा है, ठीक है। श्रीलंका ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। डेट क्राइसिस के साथ साथ श्रीलंका में सडन स्टॉप क्राइसिस भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग क्राइसिस, और ये जो 3 नोबेल प्राइज़ विनर हैं इन्होंने बैंकिंग क्राइसिस के बारे में डिटेल में स्टडी की है। इकोनॉमिक्स एक साइंस सब्जेक्ट भी माना जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में डेटा एनालिसिस की जाती है, ठीक है। और डेटा एनालाइज करके इन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट और सॉल्यूशन बताए हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो हम सभी बहुत सारे बता सकते हैं, मायने रखता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बताया गया है और इसी संदर्भ में इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़। इन्होंने बताया डेंजरस डायनेमिक्स कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो इन्होंने पहला हाईलाइट किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस को, गवर्नमेंट को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, और एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू बैंक। और बैंक का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, यानी अंतिम जो लेंडर होते हैं, जैसे आपके घर के अंतिम लेंडर कौन है? आपके पापा। आप पहले पैसा मम्मी से मांगते हो, फिर बहन से मांगते हो, और लास्टली जब कोई नहीं देता तो आपको पता है कि कौन देगा? पापा, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया में क्या है, सारे बैंक के लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट किसको हम लोग मानते हैं? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर क्राइसिस हो तो फिर हम किसके सपोर्ट लेंगे? तो हम लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आरबीआई को। यही बात ये कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, ठीक है, एंड एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू द बैंक। बैंक के लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक फंक्शन को डिफाइन किया, बताया सेविंग मस्ट बी चैनल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इस तरह से करनी होगी कि वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले। जैसे आपके पास 100 रुपये है, सपोज यू हैव 100 रुपीज़, और इस 100 रुपीज़ का आप गोलगप्पे खा जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, आपके जो 100 रुपीज़ है वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी 100 रुपये का आप एसएससी का फॉर्म भर देते हो एग्ज़ाम का, ये भी प्रोडक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हो, फ्यूचर में ग्रो करने की बात सोच रहे हो, तो ये प्रोडक्टिव है, यानी ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये गोलगप्पे खाना क्या है? वेस्टेज है। तो इसी बात को यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि इकॉनमी फंक्शन करने के लिए सेविंग मस्ट बी चैनलाइज टू इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग ऐसे किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले ले, ठीक है। बैंक कैन अलाउ डिपोजिटर टू एक्सेस देयर मनी वेन एवर दे वॉन्ट, यानी बैंक को पैसे डिपोजिटर को देना चाहिए जब भी वो चाहें। और बैंक को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए बड़ों को, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इकॉनमी रन करता है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। बैंक के पास आप पैसे जमा करते हो और वो पैसे भी इन्वेस्ट किए जाते हैं बैंक क्या करती है? उन्हीं पैसे को डिफरेंट चैनल में इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। इवन बैंक क्या करती है? आपके पैसे को दूसरे को लोन देती है, और लोन देकर और जो भी इंटरेस्ट आता है उससे वो प्रॉफिट गेन करती है। ये तो आपको पता है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के फंक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि बैंक कोलैप्स होने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक को कैसे रन करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक कोलैप्स एक बहुत बड़ी इशू है, इस पे हाईलाइट किया गया और उसके सॉल्यूशन पे भी हाईलाइट किया गया। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा, क्या देखा? सेविंग मस्ट बी चैनलाइज टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को डिपॉजिट इंश्योरेंस करना चाहिए, साथ में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू बैंक बनना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द कमिटी सेड दैट 3 ल्यूरेट हैव सफिशिएंटली इंप्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बैंक इन द इकोनॉमी। और ये भी बताया गया कि बैंक का क्या रोल है पूरे इकोनॉमी में। बैंक कोलैप्स एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे हाईलाइट किया गया, बताया गया कि बैंक का क्या रोल है और कैसे बैंक को फिनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में बचाया जा सकता है। क्योंकि बैंक जो है एक सिंबल है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम का सिंबल कौन है? बैंक है, ठीक है। बैंक इज़ अ पैरामीटर, हम लोग उसको नकार नहीं सकते। बैंक जो है वो इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी के ग्रो का, ठीक है। तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है ये इंडिकेट करता है बैंक जितना स्ट्रॉन्ग होगा इतना अच्छा इकोनॉमी माना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन है। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन का सिचुएशन था और ऐसे में इंडिया को बेस्ट बताया गया था उस टाइम। क्यों बताया गया था बेस्ट? क्योंकि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारा, और हम लोग बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो इसीलिए इंडिया के इकोनॉमिक को क्या बताया गया? स्ट्रॉन्ग बताया गया, ठीक है। तो बैंक इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ आर इकोनॉमी, ये याद रखें।
हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिया गया है ये जान लेते हैं। अच्छा, बैंक कोलैप्स की बात करें तो आप बताएं कि बैंक कोलैप्स, क्या इंडिया की बैंकिंग सिचुएशन बहुत अच्छी है? देखिए, बैंकिंग कोलैप्स की अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बैंक से बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी भी। जैसे एनपीए हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बैंक मर्ज भी किया गया इसी संदर्भ में, तो इंडिया की भी इकोनॉमिक सिचुएशन अभी बहुत अच्छी तो नहीं है। देखिए, नोबेल प्राइज़ फॉर हिस्ट्री देख लेते हैं, नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया है 1968 से, ठीक है, 1968 से नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया है। इससे पहले जो नोबेल प्राइज़ था वो इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ का एक और नाम है, इसका नाम है सेवरेजेस रिसीव बैंक। तो ये भी नाम से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, सेवरेजेस रिसीव बैंक प्राइज़ किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है ये जो प्राइज़ है ये इकोनॉमिक प्राइज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? सेवरेजेस रिसीव बैंक, ये आपको याद रखना है। इंडिया के 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी तक। एक है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो कि बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 1998 में दिया गया था। और किस सब्जेक्ट में दिया गया था? इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, ध्यान रखें, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था अमर्त्य सेन को ये प्राइज़। साथ में ये 2019 में अभिजीत बैनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर डेफ्लो एंड माइकल क्रेमर को दिया गया था 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। अभिजीत बैनर्जी जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, और इनकी वाइफ एस्थर डेफ्लो जो कि अमेरिकन है, माइकल क्रेमर वो भी अमेरिकन है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया। ये 2019 का इकोनॉमिक्स अवार्ड है। किस फील्ड में दिया गया ये क्वेश्चन आएगा आपको, क्यों दिया गया अभिजीत बैनर्जी को ये अवार्ड? तो देखिए, ये अवार्ड दिया गया था अभिजीत बैनर्जी को फॉर पॉवर्टी रिसर्च, ठीक है, इन्होंने हाउ टू टैकल पॉवर्टी पे रिसर्च किया था, स्टडी की थी, और इसी संदर्भ में इनको 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स में। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखते हैं। तो नोबेल प्राइज़ से जनरली नेम से आ जाते हैं क्वेश्चन, किनको किनको दिया गया नोबेल प्राइज़। साथ में क्वेश्चन ये भी आते हैं कि नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया, किस लिए दिया गया, ठीक है, किस लिए दिया गया ये भी आ जाता है आपका। और साथ में इसलिए भी आ जाता है क्वेश्चन, ये भी आता है कि ये जो प्राइज़ है ये फर्स्ट टाइम किसे दिया गया। तो 2019 यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स में अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर को। तो उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, और ये अक्टूबर में दिया गया था, अनाउंसमेंट आई थी, और दिसंबर में यूपीपीसीएस 2019 का एग्ज़ाम था, और उसमें एक क्वेश्चन आया था वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पहली वीमेन कौन है जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो वो थी एलेनर ऑस्ट्रोम। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जाता है। आपने देखा नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, तो आपने झट से एस्थर डेफ्लो को टिक कर दिया जो कि ऑप्शन में था, लेकिन वो पहली वीमेन नहीं थी। इकोनॉमिक्स में पहली वीमेन कौन थी? एलेनर ऑस्ट्रोम। तो इस तरह के सिली मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक एक लाइन समझें, ठीक है। फर्स्ट वीमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कौन है? एलेनर ऑस्ट्रोम। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लें। माई दिशा एकेडमी ये एक वेबसाइट पे है जहाँ पे वर्ल्ड लाइनर क्विज, डेली क्विजेस, यूपीएससी क्विजेस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली शेयर किए जाते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं। थैंक यू।